हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पीएचडी रिलेटेड जितने भी आप लोगों के सवाल हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये Q&A वीडियो है, डाउट क्लियरिंग सेशन है। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले सवाल से। जो सबसे पहला सवाल है वो है, आपका पीएचडी में एडमिशन ले लिया है और उसके बाद अगर आप JRF क्रैक करते हैं, ठीक है, तो अगर पहले JRF क्रैक कर लेते हैं और उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपको फेलोशिप तब से स्टार्ट होती है जब से आपने पीएचडी में एनरोल लिया होता है, ठीक है, क्योंकि जो JRF फेलोशिप है वो आपको तभी मिलेगी जब आप पीएचडी में एनरोल होते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपने JRF पहले क्वालिफाई कर लिया है और पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको जो फेलोशिप स्टार्ट होगी वो JRF के डेट से नहीं मिलेगी, आपको पीएचडी के एनरोलमेंट के डेट से मिलेगी, ठीक है। इस केस में तो JRF की जो वैलिडिटी है वो 3 साल की है। विदिन 3 ईयर्स आपको पीएचडी में एनरोल लेना होता है, ठीक है। और जब भी आप एनरोल लेंगे उसके तुरंत 5 साल बाद तक, ठीक है, उसके 5 साल तक बाद तक आपको फेलोशिप मिलती है, ठीक है। आपने जैसे पीएचडी में एनरोल ले लिया, लेकिन जब आप पीएचडी में एनरोल ले लेते हैं और आपके पास फेलोशिप नहीं है, क्योंकि आपका मन है पीएचडी करने का तो फेलोशिप का वेट नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, ये ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की से भी ज़्यादा ज़रूरी बात है आपका अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है तो फिर आप चीज़ें नहीं देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब अगर आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया उसके बाद आप फेलोशिप JRF क्रैक करते हैं तो आपको फेलोशिप जो है वो पीएचडी के एडमिशन से नहीं मिलती, क्योंकि आपने जब एडमिशन लिया था तब आपकी फेलोशिप नहीं थी, ठीक है। तो आपको जो फेलोशिप स्टार्ट होगी वो आपके जिस दिन से आपने JRF क्रैक किया है उस दिन से मिलेगी, ठीक है। भले ही आपने पीएचडी में एडमिशन 3 मंथ पहले ले लिया हो, 4 मंथ पहले ले लिया हो और 4 मंथ बाद या 6 मंथ बाद या 1 साल बाद आपका JRF क्रैक हो रहा है, तो आपको जिस दिन आपने JRF क्रैक किया है उसी दिन से मिलेगी आपको फेलोशिप, ठीक है। पहले अगर JRF क्रैक कर लेते हैं और बाद में पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो पीएचडी के एडमिशन से आपको 5 साल तक लगातार मिलती है फेलोशिप। लेकिन अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले लिया है और चूँकि पीएचडी में मैक्सिमम 3 इयर्स एंड मिनिमम 3 इयर्स एंड मैक्सिमम 5 इयर्स है, ठीक है, आपको सबमिट करने के लिए, थीसिस सबमिट करने के लिए टाइम ड्यूरेशन दे रखा होता है इतना। तो अगर आपने बाद में JRF क्रैक किया तो आपको शायद जो थीसिस है वो पहले सबमिट करनी पड़ जाएगी और फेलोशिप जो है वो आपका 4 साल तक ही चलेगा अगर आप 1 साल बाद पीएचडी में JRF क्रैक करते हैं, ठीक है। तो जब आप पीएचडी के बाद JRF क्रैक करेंगे तो आपको जिस दिन आपने JRF क्रैक किया है उस दिन से पीएचडी से फेलोशिप मिलेगी, ठीक है, पीएचडी के एडमिशन से नहीं, ऐसे केस में, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, और ये सभी के दिमाग में ये चलता है और सच में समझ में नहीं आता है कि मुझे बैक डेट से मिलेगी या नहीं। तो बैक डेट आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। फेलोशिप उन्हें ही बैक डेट से मिलेगी जिन्होंने अप्लाई नहीं किया हो। जैसे कि अगर मैंने एडमिशन ले लिया है JRF के साथ पीएचडी में और मैं JRF अवेल नहीं करवा रही हूँ, ठीक है, और 1 साल बाद अगर मैं JRF अवेल कराती हूँ तो मान लीजिए किसी रीज़न से मैंने JRF अवेल ना कराया हो, तो अगर मैं 1 साल बाद JRF अवेल कराती हूँ तो ऐसे सिचुएशन में मुझे बैक डेट से मिलेगा, क्योंकि मेरा एडमिशन के टाइम ही JRF था, ठीक है। तो आप लोग के सिचुएशन में जिस दिन आप लोगों ने JRF क्रैक किया है पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद, जिस दिन आपने JRF क्रैक किया उसी दिन से आपको फेलोशिप मिलेगी। फिर वो फेलोशिप आपको 5 साल तक, अगर आप पीएचडी तो फिर आपको 5 साल में ही सबमिट करनी है, तो हो सकता है वो आपका फेलोशिप जो है वो अमाउंट डिडक्ट हो जाए और आपको कम टाइम के लिए ही फेलोशिप मिले। तो कोशिश यही किया कीजिए कि अगर आप फेलोशिप के लिए ही अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले फेलोशिप ले लीजिए, उसके बाद ही पीएचडी में एडमिशन लीजिए, या फिर आप फेलोशिप वाला मामला ही छोड़ दीजिए, पीएचडी करते रहिए और साथ में कहीं एडॉक पे पढ़ाना चाहे तो एडॉक पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल जो है वो यूपीएससी का सवाल है। यूपीएससी का सवाल इस सेंस में है कि अगर एक लर्नर है वो प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका अगर क्रैक नहीं हो रहा है और वो चाहते हैं अब पीएचडी में एनरोल होना JRF के थ्रू या फिर किसी भी फेलोशिप के थ्रू या विदाउट फेलोशिप, अगर वो पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं और यूपीएससी के लिए ट्राई भी करते रहना चाहते हैं आगे भी। सवाल यहाँ ये है, अगर वो 2 साल या 3 साल में अगर वो यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं और साथ ही आप पीएचडी में एनरोल भी हो चुके हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो जॉब के साथ पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं। लीगली तरीका है या नहीं है, ये लीगल है या नहीं है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और चूँकि हमारी यूनिवर्सिटी में इग्नू में खुद एक RPS हैं, उन्होंने भी पीएचडी किया है हमारे साथ और वो कर भी रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो कोर्स वर्क के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी और उन्होंने हमारे साथ वर्कशॉप ज्वाइन किया था, RP का जो वर्कशॉप था, तभी मैंने जाना कि मतलब वो IPS हैं और इस तरीके से, क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी वालों का इतना आइडिया नहीं रहता है। और जब वो वर्कशॉप हुआ था तभी हमें पता चला था कि एक IPS सर हैं और वो भी पीएचडी हमारे साथ कर रहे हैं। तो उन्होंने लीव ली थी वहाँ से और
वो लीव आपको पता ही है कि आपको उसके लिए अमाउंट नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलती है, आपको कोर्स वर्क करना होता है उस टाइम, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने वापस ज्वाइन कर लिया, और वापस जब ज्वाइन कर लेंगे तो फिर आप पीएचडी भी साथ साथ करते रहते हैं, ठीक है। तो वो सुपरवाइज़र से कंसल्ट करने पे हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी क्रैक कर लेते हैं, जॉब आपको मिल जाती है, तो आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आपने कोर्स वर्क पहले ही कर लिया हो ज्वाइनिंग से पहले, तब तो और कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको फिर छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। जो आपको 6 मंथ का जो टाइम था, जो आपको पे लीव विदाउट पे रहना पड़ता है, वो टाइम अगर आपने पहले ही कर लिया होगा तो ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो कर सकते हैं पीएचडी, ठीक है। तो वो लीगल वे है, और इग्नू में तो कर ही सकते हैं। बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि पार्ट टाइम पीएचडी हाँ इग्नू में ऑफ़र होती है, तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटी का पता कर सकते हैं कि ठीक है, किसी स्कॉलर से पूछ करके, या फिर किसी प्रोफेसर का अगर नंबर हो तो उस तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन इग्नू में कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल जो है वो फेलोशिप को लेकर है। फेलोशिप के लिए मैंने कहा भी था एक वीडियो में कि आप जब यूजीसी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेते हैं, तभी आपको फेलोशिप मिलेगी, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो प्राइवेट हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट में चले जाएंगे तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी। फेलोशिप आपको हर जगह मिलती है, ठीक है। स्टेट में भी मिलती है, प्राइवेट में भी मिलती है, और सेंट्रल में भी मिलती है। अब यहाँ सवाल जो है वो एक लर्नर का है कि जेआरएफ जो है वो स्टेट यूनिवर्सिटी में मिलती है। बिल्कुल मिलती है, और अगर वो स्टेट यूनिवर्सिटी यूजीसी एफिलिएटेड है तो, ठीक है। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी यूजीसी एफिलिएटेड नहीं है, और आप लोग अपनी सहूलियत के कारण सिर्फ स्टेट में एडमिशन इसी वजह से ले लेते हैं कि कहीं ज़्यादा दूर भटकना नहीं पड़ेगा, पास होगा तो काम आसानी से हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में अगर वो यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड नहीं है, यूजीसी के लिस्ट में नहीं है, तो शायद आपको ना मिले। तो इसीलिए जब भी आप एडमिशन लें तो आप ये चेक कर लें जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो यूजीसी के द्वारा रिकमेंड किया गया है या नहीं, क्योंकि यूजीसी जो रिकमेंड करती है यूनिवर्सिटी उसी में फेलोशिप देती है। और एक और सवाल इसी के साथ है कि इग्नू में फेलोशिप मिलती है या नहीं। तो इग्नू से फेलोशिप मिलती है, मुझे भी मिल रही है। आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि मुझे फेलोशिप मिल रही है, और अगर फेलोशिप नहीं मिलती तो मैं क्यों यहाँ पे पीएचडी करती। ये आप पहले एक तो सवाल है मेरा आप लोगों से। ये फेलोशिप मिलती है, और इग्नू में सभी लर्नर्स को फेलोशिप मिलेगी अगर जेआरएफ हैं, और अगर जेआरएफ नहीं भी है तो इग्नू आरएफ जो है 8000 का वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। और एनएफएससी है, एनएफओबीसी हैं तो वो तो मिलती ही हैं उनको भी, तो फेलोशिप मिलती है इग्नू में, ठीक है। और स्टेट यूनिवर्सिटी अगर एफिलिएट, और इग्नू क्योंकि यूजीसी से यूजीसी की लिस्ट में है, ठीक है, इसी वजह से मिलती है। अगर आपको इस चीज़ के लिए चाहिए तो इस तरीके से अगर आप देखें तो यूजीसी से इग्नू वो है, ठीक है। यूजीसी ने रिकमेंड किया है इग्नू से पीएचडी को। तो और इग्नू से पीएचडी एक सवाल जो था वो इग्नू से पीएचडी जो है वो रेगुलर है या ओपन है। तो ओपन पीएचडी अब कहीं नहीं होती है, ठीक है, ना ही वो वैलिड है। ओपन से अगर आप कहीं से पीएचडी कर रहे हैं, हालांकि अब तो वैलिड है नहीं, अगर फिर भी कोई यूनिवर्सिटी करवा रही है इस तरीके से, तो आप अगर जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको दिक्कत होगी। और इग्नू से जो पीएचडी होती है वो रेगुलर होती है, ओपन नहीं होती है। मैं मानती हूँ इग्नू के सारे कोर्सेज ओपन मोड में हैं, और अभी फ़िलहाल कुछ कोर्सेज़ जो है वो रेगुलर मोड में होने के चांसेस हो रहे हैं, क्योंकि क्लासेस यहाँ बन रही हैं। तो एक अच्छी चीज़ हो रही है, क्योंकि इग्नू के ऊपर एक क्लेम लग चुका है, और एक ठप्पा जैसा कह सकते हैं आप कि ओपन यूनिवर्सिटी है, क्या ही पढ़ाते होंगे, है ना, तो पीएचडी क्या ही करा रहे होंगे। तो ये सब सवाल जो है वो सबके मन में होता है। हालांकि आपके फेस पे कोई ना बोले तो वो अलग बात है, लेकिन पीएचडी जो है वो इग्नू से रेगुलर मोड में होती है। जैसे बीएचयू पीएचडी करा रहे हैं वैसे इग्नू करवा रहे हैं, जैसे जेएनयू हो रहा है वैसे डीयू जैसे हो रहा है, उसी तरीके से इग्नू भी करवाते हैं पीएचडी। तो रेगुलर बेसिस पे है। पार्ट टाइम सिर्फ ऑफर किया जा रहा है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब नहीं छोड़ना चाहते, बस एक यही चीज़ जो है। तो पार्ट टाइम स्कॉलर को ना देखकर आप फुल टाइम स्कॉलर को देखिए, ठीक है, क्योंकि पार्ट टाइम वाले हाँ ठीक है उनका जॉब है, इस वजह से आप उन्हें देखकर ये कह रहे हैं कि वो ओपन से हो रहा है, आराम से जॉब भी कर रहे हैं लोग। तो फुल टाइम स्कॉलर जो यहाँ पे पीएचडी कर रहे हैं वो फेलोशिप लेकर पीएचडी कर रहे हैं। और जैसे बाकी यूनिवर्सिटी में है, बाकी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक चीज़ यही होती है कि वहाँ फुल टाइम ही स्कॉलर होते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे इस टाइप का जो मिथ है जो इग्नू के लिए फैलाया जा रहा है, तो
तो वो वहाँ पे नहीं है और इग्नू में से पार्ट टाइम पीएचडी के स्कॉलर ज़्यादा इसमें इनरोल होते हैं, तो इसी वजह से एक मिथ फैल गया है। वो ये रेगुलर मोड में ही है, ठीक, सिर्फ पार्ट टाइम और फुल टाइम पीएचडी के कारण ये जो चीज़ हो रही है, ठीक है। तो आप समझिए उस चीज़ को, और फेलोशिप मिलती है, रेगुलर मोड में पीएचडी हो रही है, ओपन मोड में कहीं भी पीएचडी नहीं हो रही है। यूजीसी ने बैन कर दिया है ओपन मोड में अगर कोई पीएचडी कर रहा है तो आगे उनके लिए दिक्कत होगी, ठीक है, क्योंकि आप पीएचडी करके कहीं पढ़ाने ही वाले हैं, ठीक है। डॉक्टर डिग्री लेके आप क्या करेंगे, घर में बैठेंगे तो नहीं ना, आप कहीं पढ़ाने के लिए ही वो डॉक्टर डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो जब आगे आप जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको दिक्कत होगी, इसीलिए रेगुलर से पीएचडी कीजिए। और बार बार यही कह रही हूँ, इग्नू से रेगुलर में पीएचडी होती है, ठीक है। और एक और सवाल है वो कोर्स वर्क के ड्यूरेशन को लेकर है कि किस मंथ से किस मंथ होता है। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि इस मंथ से इस मंथ में ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये डिफ़र करती है, और चूँकि प्रोसीजर जो है वो डिले हो गए हैं पेंडेमिक की वजह से, तो और एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे ही एडमिशन स्टॉप होंगे और सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद ही ये कोर्स वर्क स्टार्ट होता है। ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है, वो मैक्सिमम 6 मंथ ही है, और मिनिमम आप 5 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन आप 1 मंथ को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं डाउट क्लियरिंग सेशन की तरह, ठीक है। और कोर्स वर्क आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितने रेगुलर रहेंगे उतनी जल्दी कोर्स वर्क आपका हो जाएगा, लेकिन 6 मंथ के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो मिनिमम लिखा हुआ है कि वो कोर्स वर्क 6 मंथ का ही होगा। तो इसी वजह से आप उस सेशन को डाउट क्लियरिंग सेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर आपको टाइम मिलता है, अगर जल्दी कंप्लीट हो जाता है आपका कोर्स वर्क तो, और कोई फिक्स टाइम नहीं है इसका, ठीक है। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप लोगों के मन में जो भी सवाल हो और इससे रिलेटेड, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो सवाल हैं वो रिपीटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई नया सवाल लगे तभी आप क्वेश्चन को पूछिए, ठीक है, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ और सेम चीज़ को रिप्लाई करना मुझे भी ऐसा लगता है कि लर्नर्स वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो Q&A वाले जितने भी सेशन के वीडियोस मैंने बनाए हैं आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार आप लोग से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हो सकता है जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो पहले ही किसी वीडियो में कवर हो चुका होगा, ठीक है। तो रिपीटेडली अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मुझे भी शायद आंसर करना ऐसा लगेगा कि हाँ सेम चीज़ को कर रहे हैं ना, कोई नया क्वेश्चन होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है कि वो चीज़ें जो है मैं भी सीखती हूँ, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के ही रिलेटेड स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते हैं, अदर फील्ड के भी स्टूडेंट जब सवाल पूछते हैं तो मेरे लिए चीज़ों को जानना आसान इसलिए भी हो जाता है, आसान भी हो जाता है, मेरी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो रही है आप लोग के ज़रिए, क्योंकि जब आप सवाल पूछते हैं और मुझे कुछ नहीं आता तो मैं बाकियों से पूछती हूँ, बाकी स्कॉलर से जो अदर फील्ड के अदर डिसिप्लिन के हैं। तो जो भी सवाल हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और Q&A वाले वीडियोस को आप लोग पहले पूरा देख लीजिए, ठीक है। 4 वीडियो अपलोड होंगे शायद अब तक Q&A वाले, ठीक है। और कोशिश करूँगी मैं नए वीडियोस नए क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने के लिए, आगे जितने भी डाउट क्लियरिंग सेशन के वीडियो बनेंगे। और बस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।